हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर एजुकेशनल प्लेटफॉर्म डीएलएड टीचर्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की क्लास है आपकी बाल विकास यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट की। और चाइल्ड डेवलपमेंट जो है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में आपका फर्स्ट पेपर है, जो कि आपका 50 मार्क्स का होता है। तो आज हम आपके साथ बाल बाल विकास का चैप्टर 8 डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है आपका अधिगम के सिद्धांत। इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग। ठीक है। इससे पहले की क्लासेस अगर आपने नहीं देखी हैं, चैप्टर 7 तक आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका है बाल विकास में। अगर वो क्लासेस आपने नहीं ली हैं तो फटाफट जाइए हमारी प्लेलिस्ट में देखिए, और हर सब्जेक्ट की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो जाइए फटाफट वहाँ से देखिए और अपने नोट्स कंप्लीट करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, आपके एग्ज़ाम्स बहुत करीब आ गए हैं। तो अभी से अगर जिन लोगों ने पहले से तैयारी नहीं करनी शुरू की है तो अभी से करने लगी है, क्योंकि अभी भी आपके पास 1 महीने का लगभग समय है। अगर अभी से भी करने लगेंगे तब भी आप अच्छे से तैयारी कर सकेंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास है आपकी, आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 8 बाल विकास का, जो कि अधिगम के सिद्धांत। आ जाइए फटाफट देखते हैं। अधिगम के सिद्धांत अधिगम के सिद्धांतों को मुख्य रूप से दो नहीं तीन, ठीक है, क्या करना है, 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है आपका व्यवहारवादी सिद्धांत, दूसरा गेस्टाल्टवादी सिद्धांत, तीसरा है संज्ञानात्मक सिद्धांत या संज्ञानवादी सिद्धांत। ठीक है, आगे आइए देखिए व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक कौन कौन से हैं। आ जाइए, पहली हेडिंग है आपकी व्यवहारवादी सिद्धांत। विभिन्न उद्दीपनों के प्रति सीखने वाले की विशेष अनुक्रिया होती है। क्या होता है? विशेष अनुक्रिया होती है। उद्दीपनों तथा अनुक्रियाओं के सहचर्य से उसके व्यवहार में जो परिवर्तन आते हैं उनकी व्याख्या करना ही पहले प्रकार के सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य है। इसलिए इसे उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत की संज्ञा दी जाती है। इसमें मुख्यतः थॉर्नडाइक, वाटसन और पावलाव तथा स्किनर जैसे मनोवैज्ञानिक आते हैं। तो व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक आपके कौन कौन से हैं? मुख्यतः थॉर्नडाइक हैं, आपके वाटसन हैं, पावलाव, स्किनर और भी मनोवैज्ञानिक हैं जो आपके जो है व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं। ठीक है, लेकिन मुख्य जो हैं आपके थॉर्नडाइक, वाटसन, पावलाव, स्किनर जैसे मनोवैज्ञानिक हैं। ठीक है, मुख्यतः आपको अपने जो डीएलएड में पढ़ने हैं तो इन्हीं को पढ़ना है। ठीक, आगे आ जाइए। देखिए, व्यवहारवादी अधिगम सिद्धांत के अंतर्गत आने वाले प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं। कौन सा है? पहला थॉर्नडाइक का प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। ठीक है, दूसरा क्या है? पावलाव का शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है। तीसरा क्या है? स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक, आगे आ जाइए, देखते हैं थॉर्नडाइक का प्रयास एवं भूल का सिद्धांत। इसको प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक, इसके अन्य नाम भी हमें आगे आपको बताएंगे। तो हेडिंग डाल लीजिए, थॉर्नडाइक का प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। देखिए, थॉर्नडाइक ने 1913 में इस सिद्धांत का प्रतिपादन अपनी पुस्तक एजुकेशन साइकोलॉजी में किया। कौन सी पुस्तक में किया? एजुकेशन साइकोलॉजी। इसे उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत या आवृत्ति का सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक, थॉर्नडाइक ने प्रयत्न व भूल के इस सिद्धांत के बारे में बताते हुए कहा कि जब व्यक्ति कोई सीखता है तब उसके सामने एक विशेष स्थिति या उद्दीपक जब कोई व्यक्ति सीखता है तो उसके सामने एक विशेष स्थिति या उद्दीपक को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? स्टिमुलस होता है, जो उसे विशेष प्रकार की प्रतिक्रिया करने के लिए प्रेरित करता है। इस प्रकार एक विशिष्ट उद्दीपक का एक विशिष्ट अनुक्रिया मतलब रिस्पॉन्स से संबंध स्थापित हो जाता है। ठीक है, तो उसे उद्दीपक अनुक्रिया संबंध
कहते हैं। ठीक, तो आगे देखिए थॉर्नडाइक ने प्रयोग क्या किया था। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा तो पता है क्या पूछा जाएगा, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत पूछा जाएगा, तो आपको क्या थॉर्नडाइक ने जो प्रयोग किया था वो लिखना है। ठीक है, ये वाला प्रयोग देखिए क्या है। ये आपसे कब पूछा जा चुका है, 2019 और 21 में ये आपसे पूछा जा चुका है, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखिए थॉर्नडाइक एक पशु मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने बिल्ली, चूहे, मुर्गी आदि पर प्रयोग करके यह निष्कर्ष निकाला कि पशु, पक्षी व बच्चे प्रयत्न व भूल द्वारा सीखते हैं। कैसे सीखते हैं, पशु हो गए, पक्षी हो गए, ठीक है, बच्चे हो गए, मनुष्य हो गया, कैसे सीखता है, प्रयत्न करता है, भूल करता है प्रयत्न करते समय। ठीक है, फिर वो उस कार्य को करना सीख जाता है। अपने एक प्रयोग में इन्होंने एक भूखी बिल्ली को पिंजड़े में बंद कर दिया। क्या किया, एक भूखी बिल्ली थी, एक पिंजड़ा लिया, उसमें उसको बंद कर दिया और पिंजड़े के बाहर भोजन सामग्री रख दी। और क्या किया, पिंजड़े के बाद क्या किया, भोजन की सामग्री रखी। बिल्ली के लिए भोजन उद्दीपक था। ठीक है, बिल्ली के लिए उद्दीपक क्या था, स्टिमुलस क्या था, भोजन था। उद्दीपक के कारण उनमें प्रतिक्रिया प्रारंभ हुई। क्या हुआ, भोजन प्राप्त करने के लिए बिल्ली ने प्रयास करना प्रारंभ किया। ठीक है, बिल्ली ने बाहर निकलकर भोजन प्राप्त करने के लिए कई प्रयास किए और पिंजड़े के चारों ओर घूमकर कई पंजे मारे। क्या किया, जब उसको सामने भोजन रखा था तो जो बिल्ली थी आपकी, वो प्रयास करने लगी कि उसे भोजन प्राप्त हो जाए। तो पिंजड़े के अंदर से भोजन प्राप्त करने के लिए क्या किया, उसने चारों तरफ पिंजड़े में पंजे मारने शुरू किए और प्रयत्न करते करते अचानक उस तार को खींच लिया जिससे पिंजड़े का दरवाज़ा खुलता था। तो इस प्रयास में उसका क्या हुआ, अचानक से उस तार पे उसका पैर पड़ गया, इससे जो है दरवाज़ा पिंजड़े का खुल जाता था। ठीक है, आगे आइए। आगे क्या, दोबारा उसे फिर बंद करने पर बाहर आने से पहले से कम समय में सफलता मिल गई। जब दोबारा उस बिल्ली को उस पिंजड़े में बंद किया गया और भोजन रखा गया तो क्या हुआ, पहले से कम समय लगा और उसको पिंजड़ा खोलने में क्या हुआ, सफलता मिल गई। तीसरे और चौथे प्रयास में और भी कम प्रयत्नों में सफलता मिल गई और एक परिस्थिति ऐसी आई जब एक बार में ही दरवाज़ा खोलकर बाहर आने लगी। क्या हुआ, अंत में ऐसा हुआ कि वो उसको पता चल गया कि दरवाज़ा कैसे खुलेगा। तो वो जैसे ही भोजन रखा जाता था तो वो एक बार में ही उस जो है पिंजड़े का दरवाज़ा खोल लेती थी और बाहर आके क्या करती थी, भोजन को ग्रहण कर लेती थी। ठीक है, खा लेती थी। इनकी बुक्स देख लीजिए कौन कौन सी हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजी, एनिमल इंटेलिजेंस और द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग, थॉर्नडाइक की ये बुक है। ठीक है, सिद्धांत के अन्य नाम देखते हैं। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत इसको कहते हैं। इनके जिस सिद्धांत उन्होंने जो दिया, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, प्रयास एवं भूल का सिद्धांत जिसे कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहा, पहला दूसरा नाम इसका क्या था, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, यानी कि एसआर थ्योरी। अन्य नामों से जिन जिन से जाना जाता है ना, उन वो सारे नाम मैंने यहाँ पे लिखवा दिए हैं। दूसरा है संबंधवाद का सिद्धांत, तीसरा क्या है आपका, आवृत्ति का सिद्धांत, चौथा क्या है, चयन का सिद्धांत, पांचवा क्या है, सहचर्य का सिद्धांत। एक नोट डाल के लिख लीजिए। तो नोट डाल के क्या लिखना है, शिक्षा मनोवैज्ञानिक के जनक कौन है आपके, थॉर्नडाइक हैं। कभी कभी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि शिक्षा मनोवैज्ञानिक के जनक कौन है। ठीक, तो आपको क्या बताना है कि थॉर्नडाइक हैं। देखिए शैक्षिक उपयोगिता देख लीजिए इनके सिद्धांत की। इस सिद्धांत की शैक्षिक उपयोगिताएं निम्न हैं। पहली क्या है, यह सिद्धांत शैक्षिक प्रक्रिया में अभिप्रेरणा को अधिक महत्व देता है। क्या है, शैक्षिक प्रक्रिया जो है उसमें अभिप्रेरणा को अधिक महत्व देता है। ठीक है, सेकंड क्या है, यह सिद्धांत निरंतर परिश्रम व प्रयास करने पर बल देता है। क्या है कि निरंतर जो जिस चीज़ पे प्रयास किया जाता है, परिश्रम किया जाता है, अंततः उसका क्या होता है, आपको फल मिलता है। ठीक है, इसमें जो ज्ञान सीखा जाता है वह स्थायी होता है। जो प्रयास करके आप जिस ज्ञान को सीखेंगे, इस सिद्धांत के अनुसार बार बार किसी चीज़ को सीखने का प्रयास कर लेंगे
अंततः जिसको आप सीख जाएंगे तो क्या कैसा ज्ञान हो जाएगा, वह ज्ञान जो है स्थायी ज्ञान हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट देखिए, यह सिद्धांत पिछड़े एवं मंद बुद्धि बालकों के लिए बहुत उपयोगी है। जो बच्चे जो पिछड़े हुए हैं, मंद बुद्धि हैं, तो अगर वो बार बार किसी चीज़ को सीखने का प्रयास करेंगे, जो आपके तीव्र बुद्धि वाले बच्चे हैं कोई भी कार्य को सीखेंगे वो एक बार में सीख जाएंगे। ठीक है, जो पिछड़े हैं, मंद बुद्धि हैं, तो वो क्या है, बार बार प्रयास करेंगे तो क्या होगा, तो वो उस कार्य को सीख पाएंगे। तो ये सिद्धांत किसके लिए उपयोगी है, पिछड़े और मंद बुद्धि बालकों के लिए। फिफ्थ पॉइंट आपका देखिए, इस सिद्धांत के फलस्वरूप बालक में धैर्य एवं आशावादी जैसे गुणों का विकास होता है। देखिए, किसी कार्य को करने के लिए बार बार प्रयास कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा, उस बालक के अंदर क्या 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 डेवलप हो जाएगा, धैर्य डेवलप हो जाएगा। उस चीज़ को वो कर ले जाएगा, इस चीज़ की उसके अंदर क्या होप डेवलप हो जाएगी, यानी कि आशा डेवलप हो जाएगी। ठीक, आगे आ जाइए, पावलाव का देखते हैं। पावलाव का शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक, देखिए, पावलाव एक रूसी शारीरिक मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के थे, रूस के थे। जिन्होंने पाचन क्रिया के देहिकी का विशेष रूप से अध्ययन करना प्रारंभ किया और उनका यह अध्ययन इतना महत्वपूर्ण एवं लोकप्रिय हुआ कि 1904 में इसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। ठीक है, अगर कभी आपको शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत पूछा जाता है कि किसने दिया, तो आपको पावलाव लिख कर आना है, अगर एक नंबर में पूछा जाता है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है कि शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत लिखो, तो आपको ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट क्या लिखना है, आपका पावलाव का प्रयोग लिख कर आना। ठीक, आइए देखिए, पावलाव का प्रयोग देखते हैं। पावलाव ने पशुओं पर कई प्रयोग किए। इनका प्रसिद्ध प्रयोग कुत्ते पर किया गया। इनका जो प्रसिद्ध प्रयोग था कुत्ते पर किया इन्होंने। कुत्ते को एक निश्चित समय पर भोजन दिया जाता था। भोजन देखते ही उसकी लार टपकने लगती थी। कुछ दिनों के बाद भोजन देने से पहले घंटी बजाई जाने लगी। ठीक है, उन्होंने स्वाभाविक उद्दीपन भोजन को घंटी बजने के कृत्रिम उद्दीपन से जोड़ दिया। जब घंटी बजती थी तो कुत्ता समझ जाता था कि अब मुझे भोजन मिलेगा। ठीक है, इसके फलस्वरूप कुत्ता लार टपकाता था। ठीक, यहाँ पे लार लिख लेना, लार टपकाता था। इसके बाद उन्होंने कुत्ते को भोजन न देकर केवल घंटी बजाई। तो उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने कुत्ते को भोजन नहीं दिया, सिर्फ घंटी बजाई। ठीक है, घंटी की आवाज़ सुनते ही बिना बिना भोजन देखे कुत्ते ने स्वाभाविक प्रतिक्रिया यानी कि लार टपकाना शुरू कर दी। जैसे ही घंटी बजी, कुत्ते को लगा कि अब मुझे भोजन मिलेगा, तो उस चीज़ को उसने विचार किया, तो मन में उस भोजन का सोच के उसके मुंह में लार आ गई, तो वो लार टपकाने लगा। इस प्रकार अस्वाभाविक या कृत्रिम उद्दीपन, यानी जो कृत्रिम उद्दीपन क्या था, आपकी घंटी के प्रति भी स्वाभाविक प्रतिक्रिया लार टपकने में परस्पर संबंध स्थापित हो गया। यह संबंध प्रतिक्रिया कहलाती है। तो क्या हुआ, आपका पहले कुत्ते को एक पिंजड़े में बंद किया गया और उसको भोजन दिया गया बिना घंटी बजाए। तो भोजन देखते ही कुत्ता लार टपकाने लगता, फिर घंटी बजाई गई कुत्ते को, फिर घंटी बजाई गई और फिर भोजन दिया गया, तो कुत्ता जो भोजन देखता था तो लार टपकाने लगता था। फिर पावलाव ने क्या किया, सिर्फ घंटी बजाई और कुत्ते को भोजन नहीं दिया, तो क्या हुआ, कुत्ते ने घंटी की आवाज़ सुनकर लार टपकाई। ठीक, इनका ये सिद्धांत था। आगे आ जाइए, इनके सिद्धांत के अन्य नाम देख लेते हैं। पावलाव के सिद्धांत के अन्य नाम, पहला क्या है, इनके सिद्धांत को अन्य नामों से जानते हैं। देखिए, पहला किस नाम से जानते हैं, परंपरागत अनुबंधन सिद्धांत। दूसरा क्या है, अनुबंधन का सिद्धांत। तीसरा, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। चौथा क्या है, श्रृंखलागत अधिगम का सिद्धांत। और पांचवा क्या है, संबंध अनुक्रिया का सिद्धांत। और छठा, अनुबंधन अधिगम का सिद्धांत। इन नामों से इनके सिद्धांत को जाना जाता है। आगे आइए,
शिक्षा की सिद्धांत की शिक्षा में उपयोगिता देखते हैं क्या है इनके सिद्धांत का। इस सिद्धांत की शिक्षा में उपयोगिताएं निम्नलिखित हैं। पहली क्या है, यह सिद्धांत सीखने में क्रियानुबंधन और पुनर्बलन पर बल देता है। इससे सीखने की प्रक्रिया प्रभावशाली होती है। इनका सिद्धांत जो था क्रियानुबंधन और पुनर्बलन पर यानी रीइंफोर्समेंट पर क्या है, बल देता है। शास्त्रीय अनुबंधन द्वारा बच्चों का सामाजिकरण सरलता से किया जा सकता है। ठीक। तीसरा क्या है, इस सिद्धांत के अनुसार कोई प्राणी तभी सीखता है जब वह क्रियाशील होता है। इनके सिद्धांत के अनुसार क्या, जब तक जो है व्यक्ति कोई चीज़ सीखना चाहता है उसके प्रतिक्रिया नहीं करेगा तब तक वह नहीं सीख सकता कुछ भी। ठीक है। इस सिद्धांत के द्वारा बालक को वातावरण से सामंजस्य स्थापित करने में सहायता प्राप्त होती है। ठीक। वातावरण से क्या होता है, सामंजस्य स्थापित करने में सहायता मिलती है। आगे देखिए, फिफ्थ पॉइंट क्या है, यह सिद्धांत बालक में विभिन्न प्रकार की अभिवृत्तियों के विकास में सहायता करता है। क्या करता है, विभिन्न प्रकार के अभिवृत्तियों के विकास में सहायता करता है। ठीक है। आगे आइए, थर्ड आपका क्या है, स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। इन्होंने किस पर किया था, चूहे, सफ़ेद चूहे थे उन पर इनका प्रयोग है। देखिए, चाहिए ज़रा, हाँ आ जाइए। स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। बीएफ स्किनर अमेरिकी मनोवैज्ञानिक, व्यवहारवादी, लेखक, आविष्कारक और सामाजिक दार्शनिक थे। ठीक है। स्किनर द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को क्रिया प्रसूत अनुबंधन कहते हैं। ठीक। इस सिद्धांत के लिए इन्होंने सफ़ेद चूहों एवं कबूतर पर प्रयोग किए थे। किस पर, सफ़ेद चूहे और कबूतर पर प्रयोग किए। इन्होंने दो प्रकार की क्रियाओं पर प्रकाश डाला, क्रिया प्रसूत तथा उद्दीपन प्रसूत। ठीक है। जो क्रियाएं उद्दीपन के द्वारा होती हैं वे उद्दीपन आधारित होती हैं। क्रिया प्रसूत का संबंध उत्तेजना से होता है। किससे होता है, उत्तेजना से होता है। आगे आइए, स्किनर का जो है प्रयोग देख लेते हैं। अगर स्किनर का प्रयोग आ जाता है क्रिया प्रसूत का तो आपको किसका लिख कर आना है, चूहे का लिख कर आना है। ठीक। इन्होंने जो प्रयोग किया था वही लिख कर आपको आना है। देखिए, चूहे का, स्किनर का चूहे पर प्रयोग। स्किनर ने अपना पहला परीक्षण सन 1938 में चूहे पर किया। किस पर किया था, 1938 में चूहे पर किया था। उन्होंने चूहे को बंद करने के लिए पिंजड़ा बनवाया। इस पिंजड़े के अंदर एक लीवर फिट था। जो पिंजड़ा बनवाया था उसके अंदर क्या किया गया था, एक लीवर फिट किया गया था और लीवर को दबाने से भोजन की नली का रास्ता खुल जाता था। जो पिंजड़ा बनवाया, ठीक है, इन्होंने एक पिंजड़ा बनवाया, उसमें लीवर फिट करवाया। अगर लीवर को दबाने से क्या होता था, वह नली खुल जाती थी जिसके रास्ते से भोजन अंदर आता था, जिससे ऊपर रखा हुआ भोजन इस रास्ते से प्लेट में गिर जाता था। इस पिंजड़े को स्किनर बॉक्स के नाम से जाना जाता है। स्किनर ने इस बॉक्स में एक भूखे चूहे को अंदर कर दिया। क्या कर दिया, स्किनर ने एक भूखा चूहा लिया और उस बॉक्स के अंदर क्या किया, बंद कर दिया उसको। चूहे ने अंदर जाते ही उछल कूद करना शुरू कर दिया। क्या हुआ, चूहे को जब बंद किया उसके अंदर तो चूहा उसके अंदर उछल कूद करने लगा। इस दौरान चूहे का पंजा अचानक लीवर पर पड़ गया। जब वह उछल कूद कर रहा तो अचानक क्या हुआ, चूहे का जो पंजा था उस लीवर पे पड़ गया और भोजन उसकी प्लेट में आ गया। जैसे ही उस लीवर पे पंजा पड़ा चूहे का तो लीवर दबा और जो भोजन नली के रास्ते पे से जो आता था उसकी प्लेट में आकर गिर गया। दोबारा भूख लगने पर चूहे ने उछल कूद शुरू की, जिससे पुनः लीवर दब गया। जब दोबारा चूहे को भूख लगी उसने फिर से जो उछल कूद की, फिर से उसका पैर क्या हुआ, लीवर पर पड़ गया और उसने भोजन प्राप्त किया। क्या किया, लीवर जब दबा तो भोजन फिर से आकर उसकी प्लेट में गिरा और भोजन आते ही उसने भोजन किया और अपनी भूख को शांत कर लिया। आगे देखिए,
स्किनर ने देखा कि भोजन मिलने से चूहे की क्रिया का पुनर्बलन मिला। जो स्किनर ने क्या देखा कि भोजन मिलने से स्किनर ने देखा कि चूहे की जो क्रिया को क्या हुआ, पुनर्बलन मिला। तो बार बार वो उसको दोहराता रहा, तो उसे लगता था कि जब मैं उछल कूद करूँगा तो मुझे भोजन मिल जाएगा। ठीक है, स्किनर ने चूहे पर यह प्रयोग कई बार दोहराया, देखा कि चूहे ने लीवर दबाकर भोजन प्राप्त करना सीख लिया। धीरे धीरे ऐसे हुआ कि चूहा जो है उस लीवर को दबाने लगा, जिससे उसे भोजन मिल जाता था। उस क्रिया को क्या हो गया, वो सीख गया। स्किनर के सिद्धांत के अन्य नाम देख लीजिए। आइए, पहला क्या है, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। दूसरा क्या है, अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत। तीसरा क्या है आपका, RS थ्योरी के नाम से भी इसको जानते हैं। और चौथा नैमित्तिकी अनुबंधन का सिद्धांत। पांचवा आपका है सक्रिय अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। और छठा क्या है, अधिगम के पुनर्बलन का सिद्धांत। सातवां कार्यात्मक अनुबंधन का सिद्धांत। इन नामों से भी स्किनर के सिद्धांत को जाना जाता है। देखिए इनका शिक्षा में महत्व क्या है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का शिक्षा में महत्व। पहला क्या है, इसका प्रयोग बालकों के शब्द भंडार में वृद्धि के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, बालकों के शब्द भंडार में वृद्धि के लिए किया जाता है। दूसरा क्या है, इसमें पुनर्बलन को बल मिलता है। अधिकाधिक अभ्यास द्वारा क्रिया को बल मिलता है। क्या है, बार बार अभ्यास की क्रिया को क्या होता है, बल मिलता है। थर्ड पॉइंट, इस अधिगम में सीखी जाने वाली क्रिया को छोटे छोटे पदों में विभाजित किया जाता है। शिक्षा में इस विधि का प्रयोग करके सीखने में गति और सफलता दोनों मिलती हैं। इसमें क्या होता है, छोटे छोटे पार्ट्स में जो है अधिगम को क्या कर देते हैं, सीखने की जो चीज़ होती है, सीखना होता है जो, उसको क्या है छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके सिखाया जाता है। ठीक, यह सिद्धांत व्यवहार और चिकित्सा में भी उपयोगी माना जाता है। फिफ्थ क्या है, इस सिद्धांत के द्वारा छात्रों को समय अनुसार प्रशंसा, पुरस्कार आदि के रूप में पुनर्बलन दिया जाए तो उनके व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन होता है। ठीक है, तो इनके क्या थे, ये शिक्षा में महत्व था ये। तो ऐसा करते हैं कि इतनी क्लास रखते हैं, आगे जो है आपका गेस्टाल्टवादी सिद्धांत आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लगी है तो क्या करना है, क्लास को लाइक कर देना है, शेयर कर लेना है। ठीक है, शेयर करके अपने फ्रेंड्स ग्रुप में भेजना है। ठीक है, जो आपके साथ DLED कर रहे हैं उन आपके मित्र होंगे उनको भेजना है। और जिस कॉलेज ग्रुप में आप ऐड होंगे, DLED का ग्रुप बना होगा ना, उसमें ये वीडियो आपको शेयर कर देनी है। और क्या करना है, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचती रहे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, सी यू सून, टेक केयर।